नमस्कार दोस्तों। मैं आपके सामने फिर से लेकर हाजिर हूँ रसीदी टिकट, बाहर की घटनाएं अंदर के अनुभव, भाग 4। शीर्षक है खामोशी का एक दायरा। लौट कर कई मील पीछे देखूं तो देश के विभाजन से पहले के वो दिन सामने आते हैं जब अचानक लाहौर की हवा रोमांचक अफवाहों से तल्ख हो गई थी। जिंदगी में एक ही घटना घटी थी, ब्याह हुआ था। 4 साल की उम्र में जो सगाई हुई थी वह 16 साल की उम्र होते होते परवान चढ़ी। बहुत एक साथ चल रही जिंदगी की तरह, पर साहित्यिक क्षेत्रों में बहुत ही रोमांचक कहानियां फैल गईं। मालूम हुआ पंजाबी कविता में जिस कवि का नाम उस समय मान के साथ लिया जाता था, उसने मुझ पर कई कविताएं लिखी हैं। यह उस समय के प्रसिद्ध कवि मोहन सिंह का नाम था। पर जिन समागमों में भी मैंने मोहन सिंह जी को देखा, उनसे साधारण सी मुलाकात हुई है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। शायद उनका स्वभाव ही संजीदा और गंभीर था, इसलिए मुझे उनसे कोई शिकवा नहीं था। पर इर्द गिर्द फैलने वाली कहानियों से मैं खुश नहीं था। मेरे मन के लिए मेरे मन में उनके लिए अपने से बड़ी कवि होने के नाते एक आदर भाव था, पर इसके सिवाय कुछ नहीं था। मेरा मन अपने ही भीतर से उठती हुई परछाइयों से घिरा हुआ था। इसलिए इर्द गिर्द की कहानियाँ केवल यह डर जगाती थीं कि मैं गलत फहमी का केंद्र बन रही हूँ। पर मोहन सिंह जी का शिष्टाचार ऐसा था कि उनको लेकर कोई शिकवा नहीं रह सकती थी। फिर एक दिन संध्या के समय मोहन सिंह जी मिलने के लिए आए। उनके साथ डॉक्टर दीवान सिंह थे या कोई और, अब मुझे याद नहीं। और मालूम हुआ कि अगले दिन उन्होंने एक कविता लिखी, जायदाद, जिसका भाव था वह दरवाजे में खामोश खड़ी थी, एक जायदाद की तरह, एक मालिक की मिल्कियत की तरह। मेरे लिए ये मेरे मन के बहुत कठिन दिन थे। कविता की स्पष्टता मुझे बेचैन कर रही थी। एक अच्छे भले आदमी को मेरी खामोशी गलत फहमी में डाल रही है। पर यह पता नहीं लग रहा था कि खामोशी को मैं किस तरह तोड़ूं। मेरे सामने मोहन सिंह जी ने अपनी खामोशी कभी नहीं तोड़ी। इस खामोशी में एक अपनी आबरू थी जो कायम थी। और फिर एक दिन मोहन सिंह आए। उनके साथ फारसी के विद्वान कपूर सिंह थे। मेरा संकोच उसी प्रकार था जिसमें आदर भी सम्मिलित था, पर शायद कुछ रूखापन भी, कि अचानक कपूर सिंह जी ने कहा, मोहन सिंह, डोंट मिसअंडरस्टैंड हर, शी इज़ नॉट लव यू। तो चिरकाल की जमी हुई खामोशी कुछ पिघल गई। उस दिन मैं साहस करके कह सकी, मोहन सिंह जी, मैं आपकी दोस्त हूँ, आपका आदर करती हूँ, आपको और क्या चाहते हैं। बड़े संकोच भरे शब्दों में मैंने केवल इतना कहा, और मेरे ख्याल से यह काफ़ी था। मोहन सिंह जी ने कुछ नहीं कहा, केवल बाद में एक छोटी सी कविता लिखी जिसमें वही शब्द दोहराए, मैं आपकी दोस्त हूँ, मैं आपकी मित्र हूँ, आप और क्या चाहते हैं। और आगे की पंक्तियों में लिखा, मैंने और क्या चाहना है। कुछ कहानियाँ सी फिर भी साहित्य में चलती रहीं, कई मौखिक, कई कुछ लोगों की रचनाओं में, संकेतों में। पर मोहन सिंह जी की ओर से जब तक ऐसी कोई रचना नहीं आई जो मुझे दुखा जाती, तब तक मेरी ओर से भी उनके आदर में कोई अंतर नहीं आया। एक साधारण सी घटना और हुई थी। लाहौर रेडियो के एक अफसर थे जिन्हें शायद साहित्य से कुछ लगाव था। एक बार मेरे एक ब्रॉडकास्ट के बाद अचानक बोले, अगर मैंने आज से कुछ बरस पहले आपको देखा होता तो या तो मैं मुसलमान से सिख हो गया होता या आप सिख से मुसलमान हो गई होती। ये शब्द अचानक हवा में उभरे और अचानक हवा में लीन हो गए। मेरा ख्याल है यह एक क्षण का जज्बा था जिसका न कोई पहला क्षण इससे जुड़ता था, न कोई आगे का क्षण। फिर उस दिन के बाद उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा, पर मैं आज तक नहीं जानती कि उस समय के वातावरण में उनके किसी भी एहसास की बात कैसे बिखर गई। शायद किसी के आगे स्वयं उन्हीं की ज़बानी और न जाने किन शब्दों में, कि बाद में इसका बहुत तोड़ा मरोड़ा हुआ जिक्र भी पढ़ा। कई बार लगता है पंजाबी लेखकों के पास लिखने के लिए कोई गंभीर विषय नहीं होता। वे स्वयं ही कुछ अफवाहें फैलाते हैं, स्वयं ही उनको अपनी मर्ज़ी से इधर चाहे मोड़ते हैं
और फिर उन्हें लिख लिख कर उनमें लज्जत लेते हैं। हाँ, वर्षों बाद जब मैंने दिल्ली रेडियो में नौकरी की तो वहाँ एक पंडित सत्यदेव शर्मा हुआ करते थे, जो लाहौर रेडियो पर भी स्टाफ आर्टिस्ट थे और अब दिल्ली रेडियो पर भी स्टाफ आर्टिस्ट थे। उन्होंने हिंदी में कहानी लिखी, 26 मैन एंड अ गर्ल। कहानी का शीर्षक उन्होंने गोंकी की कहानी से लिया, पर लिखा उस पुरानी घटना को, और कहानी लिखकर मुझे सुनाई। बड़े साफ दिल के आदमी थे। उन्होंने बताया, लाहौर रेडियो पर तुम्हें नहीं मालूम कि कितने लोग तुम में दिलचस्पी लेते थे, खासकर वह आदमी भी। और हम सब स्टाफ के लोग महीनों तक एक फ़िक्र के साथ देखते रहे कि आगे क्या होगा, पर कुछ हुआ नहीं। शर्मा जी शायद यह कहानी भी न लिखते, पर मुझे देखकर उन्हें बरसों पुराना वह इंतज़ार याद आ गया जिसमें वह कुछ होने की संभावना से चिंतित रहे थे। कहानी में स्टाफ के छोटे छोटे लोगों के कानों का जिक्र था, जो कुछ उड़ती हुई सुनने के लिए दीवारों से लगे रहते थे। कुछ सुनाई नहीं देता था तो हैरान बैठ जाते थे कि शायद कुछ हो ही चुका है, पर कानों तक नहीं पहुंच रहा। शर्मा जी साधारण से लेखक थे, पर मेरा ख्याल है यह कहानी उनकी सबसे अच्छी कहानी थी। उन्होंने एक तनाव के वातावरण को पकड़ने की कोशिश की थी, पर अपनी ओर से पंजाबी लेखकों की तरह ज़बरदस्ती कोई नतीजा नहीं निकाला था। कहानी में एक ईमानदाराना सादगी थी। नफ़रत का एक दायरा। बात यह भी छोटी सी है, पर बहुत बड़े नफ़रत के दायरे में घिरी हुई। यह भी मेरी साहित्यिक ज़िंदगी के आरंभिक दिनों की बात है, लाहौर की। पंजाबी के एक कवि थे जिनसे कभी भेंट नहीं हुई थी। पता लगता रहता था कि वह मेरे विरुद्ध बहुत बोलते हैं। मैंने उन्हें कभी नहीं देखा था, इसलिए चकित हुआ करती थी कि उन्हें मेरी ज़ात से कब की और किस बात की दुश्मनी है। फिर देश के विभाजन से कुछ समय पहले ही बात है, एक बार मुझे कुछ बुखार हो आया और एक साप्ताहिक के संपादक हाल पूछने के लिए आए। उनके साथ एक कोई और व्यक्ति भी था जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था। उन्होंने नाम बताकर परिचय कराया तो मैं चौंक सी गई। यह वही थे जिन्हें मेरे अस्तित्व से ही नफरत थी। हैरान थी कि आज यह मेरा हाल पूछने क्यों आए। 2-3 दिन बाद उसी साप्ताहिक में उनकी एक कविता पढ़ी, जिसके नीचे वही तारीख पड़ी थी जिस तारीख को वह मिलने के लिए आए थे। और यह कविता अजीबो गरीब प्रेम की कविता थी। ऐसा प्रतीत हुआ जैसे नफ़रत के लिए कोई कारण नहीं था, उसी तरह उस जज्बे के लिए भी कोई कारण नहीं था। और फिर वह कुछ एक बार घर आए। हैरान होकर पूछा, यह अचानक मेहरबानी क्यों? पर कुछ भी पकड़ नहीं आया। यह मानती हूँ कि उनकी किसी बात में कोई शोखी नहीं थी, लेकिन एक कठोरता सी ज़रूर थी कि सब लोग घटिया हैं, मैं किसी से ना मिला करूं। यहाँ तक कि लाहौर रेडियो के लिए मैं जब साहित्य की समालोचना लिखा करती थी, वह आग्रह किया करते थे कि अमुक का नाम मत लिखना, अमुक की प्रशंसा मत करना, अमुक की पुस्तक का उल्लेख मत करना। इन साहित्यिक परिचय से जब सांस घुटने लगी तो मैं खींच उठी, पर यह तलखी अभी जबान पर आई ही थी कि देश का बंटवारा हो गया और मैं उनके परिचय से मुक्त हो गई। फिर कुछ वर्ष बाद सुना कि उनके विचार में हिंदुस्तान का बंटवारा इसलिए हुआ क्योंकि मैंने उनकी दोस्ती नहीं चाहिए, और उनके विचार में हज़ारों मासूम लोगों का कत्ल भी इसीलिए हुआ। खैर, हिंदुस्तान के विभाजन का और मासूम लोगों के कत्ल का यह जो मुझ पर इल्ज़ाम था, इसे कोई मनोविज्ञान का विशेषज्ञ भले ही समझ सके, मैं नहीं समझ सकती। और देखने में आया कि अब वह फिर मेरे विरुद्ध बोलते थे और मेरे विरुद्ध कविताएं लिखते थे। यह नफ़रत मानो एक गोल दायरा थी जिसका आखिरी सिरा फिर सिरे से जुड़ना ही था। 1947। हमारे देश की तकसीम के वक्त जो हुआ, कल्पना में भी उस जैसा खूनी कांड नहीं आ सकता था। दुखों की कहानियाँ कह कह कर लोग थक गए थे, पर ये कहानियाँ उम्र से पहले ख़त्म होने वाली नहीं थी। मैंने लाशें देखी थी, लाशों जैसे लोग देखे थे, और जब लाहौर से आकर देहरादून में पनाह ली, तब नौकरी की और दिल्ली में रहने के लिए जगह की तलाश में दिल्ली आई। और जब वापसी का सफ़र कर रही थी तो चलती हुई गाड़ी में नींद आंखों के पास कहीं भटक रही थी।
गाड़ी के बाहर घोर अंधेरा समय के इतिहास के समान था। हवा इस तरह साए साए कर रही थी जैसे इतिहास के पहलू में बैठकर रो रही हो। बाहर ऊंचे ऊंचे पेड़ दुखों की तरह उगे हुए थे। बहुत जगह पेड़ नहीं होते थे, केवल एक वीरानी होती थी, और इस वीरानी के टीले ऐसे प्रतीत होते थे जैसे टीले नहीं, कब्रें हों। वारिस शाह की पंक्तियां मेरे जहन में घूम रही थीं। भला मोए तो बिछड़े कौन मिले। और मुझे लगा वारिस शाह कितना बड़ा कवि था। वह हीर के दुखों को गा सका। आज पंजाब की एक बेटी नहीं, लाखों बेटियां रो रही हैं। आज इनके दुख को कौन गाएगा। और मुझे वारिस शाह के सिवाय और कोई ऐसा नहीं लगा जिसे संबोधन करके मैं यह बात करती। भला मोए ते बिछड़े कौन मिले, इसका अर्थ होता है जो मर चुके हैं, जो बिछुड़ चुके हैं, उनसे कौन मिलन कराए। उस रात चलती हुई गाड़ी में हिलते और कांपते कलम से एक कविता लिखी। अज आखां वारिस शाह नूं कित्ते कबरां बिच्चों बोल, ते अज किताबें इश्क दा कोई अगला वर्का खोल। इक रोई सीधी पंजाब दी तू लिख लिख मारे बैन, अज लखां धियां रोंदियां तैनू वारिस शाह नूं कहन। उठ दर्द मंदिया दिए दर्दियां, उठ तक अपना पंजाब, अज बेले लाशां बिछियां ते लहू दी भरी चिनाब। इसका अर्थ है आज वारिस शाह से कहती हूँ कि अपनी कब्र में से बोलो और इश्क की किताब का कोई नया पृष्ठ खोलो। पंजाब की एक बेटी रोई थी, तूने लंबी दास्तान लिखी थी। आज लाखों बेटियां रो रही हैं। वारिस शाह तुमसे कह रही हैं, ए दर्दमंदों के दोस्त, अपने पंजाब को देखो। वन लाशों से अटे पड़े हैं, चिनाब लहू से भर गया है। कुछ समय बाद यह कविता छपी, पाकिस्तान भी पहुंची, और कुछ देर बाद जब पाकिस्तान में फैज़ अहमद फैज़ की किताब छपी, उसकी प्रस्तावना में अहमद नदीम कासमी ने लिखा कि यह कविता उन्होंने जब पढ़ी थी जब वह जेल में थे। जेल से बाहर आकर भी देखा कि लोग इस कविता को जेबों में रख कर निकल कर पढ़ते हैं और रोते हैं। फिर 1972 में लंदन गई तो वहाँ BBC के कमरे में किसी ने पाकिस्तान की शायरा साहब अज़लबाज से मुलाकात करवाई। साहब के पहले शब्द थे, अरे ये तो अमृता हैं जिन्होंने वह कविता लिखी थी, वारिस शाह, इनसे तो गले मिलेंगे। वहाँ की एक शाम सुरिंदर कोछड़ के घर पर महफिल थी जहाँ साहब थी और पाकिस्तान के और साहित्यकार थे। साकी फारूकी, फहमीदा रियाज और उदास नस्लें का लेखक अब्दुल्ला हुसैन, और साथ ही पाकिस्तान के मशहूर गवैये थे नज़ाकत अली, सलामत अली। रात कविताओं से भरी हुई थी, पर जब नज़ाकत अली के कुछ गाने के लिए कहा गया तो उनके पास साज़ नहीं थे। कहने लगे, हमने आज तक बिना साज़ के कभी नहीं गाया। पर साथ ही बोले, जिसने वारिस शाह कविता लिखी है आज उसके लिए बिना साज़ के भी गाएंगे। और वह रात नज़ाकत अली की सुरीली आवाज़ में भीग गई। अब 1975 में जब पाकिस्तान के मुल्तान शहर से एक साहित्यिक मशहूर साबरी उर्स के मौके पर दिल्ली आए तो उन्होंने बताया कि पिछले कई वर्षों से वह मुल्तान में जश्न वारिस शाह मनाते हैं, जिसमें लोकगीतों का, लोक नृत्य का और लोक कला का प्रदर्शन भी होता है और मुशायरा भी। और यह जश्न मेरी उस नज़्म वारिस शाह से शुरू किया जाता है। वह 100 गुना 80 फुट के स्टेज पर सेट लगाते हैं जहाँ रांझे का वन भी होता है, हीर का मुकाम भी, और यह नज़्म करीब 25 मिनट गाई जाती है। स्टेज पर घुप अंधेरा करके एक रोशनी से धुआं दिखाते हैं। फिर वारिस शाह कब्र में से उठता है। पाकिस्तान के मशहूर गवैये एक एक कड़ी गाते हैं और उन्हीं के मुताबिक स्टेज के दृश्य बदलते जाते हैं। और जब नज़्म आखिरी हिस्सा आता है तो ऐसी गूंज पैदा करते हैं जैसे सारी कायनात में मोहब्बत और खुलूस जाग पड़ा हो। पर यही कविता थी जब लिखी थी तब अपने पंजाब में कई पत्र पत्रिकाएं मेरे लिए तोहमतों से भर गई थीं। सिखों को यह आपत्ति थी कि यह कविता वारिस शाह को संबोधन क्यों की।
गुरु नानक को संबोधन करके लिखना चाहिए थी। और कम्युनिस्ट कहते थे कि मैंने लेनिन या स्टालिन को संबोधन करके क्यों नहीं लिखी। यहाँ तक कि इस कविता के विरुद्ध कई और कविताएं लिखी गई। नमस्कार, आज का अंक यहीं समाप्त करते हैं। आप बने रहिए इस खूबसूरत सफ़र के साथ। बहुत शुक्रिया।